नमस्कार। आज के वीडियो में हम मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के प्रारंभिक जीवन और फरगना का शासक बनने के पश्चात उसके सामने जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई और मध्य एशिया पर उज़्बेकों के अधिकार के पश्चात जब उसे किसी भी प्रकार से अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने की कोई आशा नहीं रही, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा काबुल को आधार बनाकर भारत पर अधिकार करने के जो प्रयास किए गए उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, बाबर जिसे भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना मध्य एशिया में स्थित एक छोटा सा राज्य था जिसका शासक उसका पिता उमर शेख मिर्जा था। बाबर की माता कुतलुग निगार खानम भी एक प्रभावशाली महिला थी। उसकी माता कुतलुग निगार खानम जो है वो एशिया के प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खान की वंशज थी। वहीं बाबर स्वयं मध्य एशिया के ही एक प्रसिद्ध योद्धा तैमूर लंग का 5वां वंशज था। इस प्रकार बाबर में दो महान विजेताओं का जो मिश्रित रक्त है वो दौड़ रहा था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा जो है वो एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति था, लेकिन इसके बावजूद वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने फरगना का विस्तार करने का प्रयास किया और उसकी इस यानी उमर शेख मिर्जा की इस महत्वाकांक्षा और विस्तारवादी नीति के कारण ही उसका भाई जो कि समरकंद का शासक था अहमद मिर्जा उसका विरोधी बन गया था। उसकी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण ही उमर शेख के जो साले थे जिन्हें जो कि महमूद खां और अहमद खां दोनों ही उसके एक प्रकार से शत्रु हो गए थे। परंतु इसके बावजूद उमर शेख मिर्जा जो है वो किसी प्रकार फरगना पर है वो अपना अधिकार बनाए रखने में सफल रहा, यद्यपि वह अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। जून 1494 ईस्वी में कबूतरों को उड़ाते समय वह अपने जो दुर्ग है किला उसकी दीवार से गिर पड़ा और जून 1494 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 10 जून 1494 ईस्वी को मध्य एशिया स्थित फरगना के छोटे से राज्य का शासक बना। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि 10 जून 1494 ईस्वी को अपने पैतृक फरगना राज्य का शासक बना, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि तारीख़-ए-रशीदी, बाबरनामा जो कि स्वयं बाबर द्वारा तुजुक-ए-बाबरी के नाम से लिखी गई थी, इनके माध्यम से हमें उसके प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक समस्याओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन यह अति अल्प है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में भी हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन कालांतर में उसके द्वारा तुर्की भाषा में जो आत्मकथा लिखी गई उससे उसके एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के रूप में
जो उसकी शिक्षा जो है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसकी आत्मकथा तथा तारीख रशीदी से ही पता चलता है कि उसे इतिहास, ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान होने के साथ साथ इस्लामी जो परंपराएं, इस्लामी जो शिक्षा थी उसका भी अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ अत्यधिक उथल पुथल वाले क्षेत्र मध्य एशिया में जन्म लेने के कारण उसे प्रारंभ से ही सैन्य संचालन और उचित जो सैन्य शिक्षा है वो प्रदान की गई थी। यही कारण है कि वह शीघ्र ही वह सैन्य शिक्षा के साथ साथ सैन्य संचालन में भी निपुण हो गया था। साथ ही साथ अल्प आयु में ही उसे अपने पिता के पैतृक राज्य का प्रबंध करने के दौरान शासन प्रबंध का भी एक प्रकार से उसे उचित ज्ञान हो गया था। परंतु अल्प आयु में ही उस सिंहासन पर बैठते ही उसे अपने पिता के विरोधियों का है वो जो विरोधियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे अपने चाचा जो कि समरकंद का शासक भी था अहमद मिर्जा, उसकी तरफ से आक्रमण का सामना करना पड़ा और इसी दौरान उसे अपने दो मामा महमूद खां और अहमद खां के भी आक्रमण का सामना करना पड़ा। यद्यपि बाबर जो कि एक कुशल योद्धा था, सैन्य संचालन में भी निपुण था, अपनी सेना की सहायता से दोनों को ही फरगना से खदेड़ने में सफल रहा। साथ ही साथ अपने राज्य पर अधिकार बनाए रखने में भी सफल रहा। और इन दोनों को खदेड़ने के साथ ही बाबर जो है वो अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर भी सफलता प्राप्त करने में सफल रहा और शीघ्र ही उसने अपने कुशल शासन प्रबंध की बदौलत अपनी प्रजा जो थी उस प्रजा में लोकप्रियता हासिल कर ली। देखिए बाबर जो है, बाबर भी अपने पिता उमर शेख मिर्जा की भांति अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी था, परंतु उसमें वह असाधारण प्रतिभा और योग्यता से युक्त था। यद्यपि अनेक स्थानों पर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद वह अपने पूर्वज तैमूर की भांति एक बड़े मध्य एशिया के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था और वह अपने पूर्वज तैमूर की जो राजधानी थी समरकंद, जो कि मध्य एशिया में उस समय मध्य एशिया का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, उस पर अधिकार करना चाहता था। और संयोग से ही जुलाई 1494 ईस्वी में उसके चाचा अहमद मिर्जा की निसंतान मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में बाबर के भाई महमूद मिर्जा को समरकंद के सिंहासन पर बिठाया गया, परंतु 6 माह के पश्चात ही महमूद मिर्जा की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में महमूद मिर्जा के बड़े पुत्र वेसुंगर मिर्जा को समरकंद का शासक बनाया गया, परंतु कुछ समरकंद के जो कुछ प्रभावशाली अमीर थे वो वेसुंगर मिर्जा के स्थान पर वेसुंगर के छोटे भाई अली मिर्जा को है वो शासक बनाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से समरकंद जो था, समरकंद में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और समरकंद में इस फैली हुई अव्यवस्था से बाबर भी अनभिज्ञ नहीं था। वह समरकंद में फैली इस अव्यवस्था से प्रोत्साहित होकर समरकंद पर अधिकार करने के लिए प्रयास करने लगा और समरकंद पर अभियान करने से पूर्व उसने समरकंद के जो असंतुष्ट अमीर और साथ ही साथ उत्तराधिकारी अली मिर्जा के साथ है वो समझौता किया और समझौता करने के पश्चात उसने 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। अली मिर्जा के सहयोग से बाबर समरकंद पर अधिकार करने में सफल रहा और वह समरकंद का शासक बन बैठा, परंतु
कुछ समय पश्चात ही, लगभग 3-3.5 महीने के शासन करने के पश्चात ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी इस अस्वस्थता का लाभ जो है वो उसके विरोधियों ने उठाया। उसकी अस्वस्थता के समाचार जब फरगना पहुंचे तो ऐसी स्थिति में फरगना में उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना पर अधिकार कर लिया। जब बाबर को फरगना पर अपने भाई जहांगीर मिर्जा द्वारा अधिकार करने की सूचना मिली, उसके सूचना मिलने के पश्चात स्वस्थ होने पर वह पुनः फरगना पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु बाबर फरगना पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सका और उसे पुणे लौटना पड़ा। फरगना से निराश होकर जैसे ही वह समरकंद लौटा, समरकंद पर भी स्थितियां परिवर्तित हो चुकी थी। अली मिर्जा ने समरकंद पर है वो अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाबर जो है वो फरगना और समरकंद दोनों को ही अपने हाथों से है वो खो बैठा। इस प्रकार फरगना और समरकंद दोनों ही हाथ से निकल जाने पर बाबर जो है वो लगभग 2 वर्षों तक अपने कुछ अभिन्न मित्रों, कुछ रिश्तेदारों आदि के साथ 2 वर्षों तक है वो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा और इधर उधर भटकता रहा। परंतु अंततः 2 वर्ष पश्चात ही 1498 ईस्वी में वह फरगना पर पुनः अधिकार करने में सफल रहा। परंतु 1 वर्ष के शासन के पश्चात ही फरगना पुनः उसके हाथ से निकला, यानी कि सन 1500 में 1498 ईस्वी में उसने फरगना पर अधिकार किया, परंतु 1500 ईस्वी में पुनः फरगना उसके हाथ से निकल गया। फरगना हाथ से निकल जाने के पश्चात 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर इस समय उज्बेकों का अधिकार हो चुका था और समरकंद का जो उज्बेक शासक था शेबानी खां उज्बेक, शेबानी खां उज्बेक को बाबर पराजित करने में सफल रहा और पराजित कर बाबर जो है वो समरकंद पर अधिकार करने में सफल रहा। परंतु इस समय उज्बेकों की शक्ति जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। शेबानी खां उज्बेक ने उज्बेकों को पुनः संगठित कर 1502 ईस्वी में समरकंद पर है वो आक्रमण किया। 1502 ईस्वी में सरायपुल नामक स्थान पर बाबर और शेबानी खां उज्बेक के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें बाबर निर्णायक रूप से पराजित हुआ। यहाँ पर बाबर द्वारा, यद्यपि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखता है कि इस संघर्ष के दौरान ही उसकी जो बहन थी खानजादा बेगम, वो उज्बेकों के हाथ पड़ गई। ऐसी स्थिति में उसे समरकंद जो है वो छोड़ना पड़ा। परंतु वहीं उसके सौतेले और मौसेरे भाई मिर्जा हैदर दोगलात, जिसने तारीख-ए-रशीदी नामक ग्रंथ लिखा है, उसने अपने ग्रंथ में लिखा है कि इस संघर्ष के दौरान बाबर को उज्बेकों द्वारा पकड़ लिया गया और उज्बेकों से अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाबर ने अपनी बहन खानजादा बेगम का जो निकाह है वो शेबानी खां उज्बेक के साथ कर दिया। और इस तथ्य को बाबर की पुत्री गुलबदन बानो बेगम ने भी स्वीकार किया कि बाबर ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही अपनी बहन खानजादा बेगम का जो निकाह है वो शेबानी खां उज्बेक के साथ है वो कर दिया था। इस प्रकार बाबर अपने प्राणों को बचाने में तो सफल रहा, परंतु उसे मध्य एशिया स्थित फरगना और समरकंद से पुनः खदेड़ दिया गया। समरकंद से खदेड़े जाने के बाद बाबर पुनः इधर उधर भटकता रहा। इधर मध्य एशिया में जो उज्बेक थे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे और शेबानी खां जो उज्बेक था वह उज्बेकों को शक्ति को संगठित कर मध्य एशिया के है वो एक बड़े क्षेत्र पूरे ट्रांस आक्सियाना पर अधिकार कर चुका था। उज्बेकों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण
बाबर पुणे फरगना और समरकंद पर अधिकार करने या आक्रमण करने या अभियान करने का एक प्रकार से प्रयास नहीं कर पाए और 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर आक्रमण कर उस पर बड़ी आसानी से अधिकार कर लिया। काबुल की जो विजय है वो बाबर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि बाबर जो है वो काबुल को आधार बनाकर मध्य एशिया स्थित समरकंद और फरगना पर अभियान करने के साथ साथ दक्षिण में भारत पर या हिंदुस्तान पर है वो आक्रमण कर सकता था। जब बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, काबुल पर अधिकार करने के पश्चात ही बाबर को सूचना मिली कि शेबानी खां जो उज़्बेक है वो हेरात की ओर बढ़ रहा है और उसे सूचना मिली कि शेबानी खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने हेरात पर वो अधिकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में बाबर को काबुल पर भी उज़्बेकों के आक्रमण की आशंका होने लगी और ऐसी आशंकाओं के बीच बाबर ने अपने चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक मिर्जा को काबुल का जो प्रबंधक है वो नियुक्त किया और खुद भारत की ओर रवाना हुआ, क्योंकि उसे भय था कि शेबानी खां उज़्बेक ने यदि काबुल पर आक्रमण कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसे वहां से भी भागना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में उसने दक्षिण में हिंदुस्तान की तरफ किसी क्षेत्र पर है वो अधिकार करने के लिए, हिंदुस्तान पर अधिकार करने के लिए वह आगे बढ़ा और काबुल से रवाना होने के पश्चात उसने जलालाबाद पर अधिकार कर लिया। जब उसने जलालाबाद पर अधिकार किया उसी समय उसे सूचना मिली कि शेबानी खां जो उज़्बेक है वो हेरात पर अधिकार करने के पश्चात वापस समरकंद लौट गया है। शेबानी खां उज़्बेक के हेरात से वापस लौट जाने की खबर पाकर बाबर ने राहत की सांस ली और वह पुनः काबुल लौट गया और इसी दौरान सितंबर 1507 ईस्वी में उसके द्वारा पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की गई। मुगल शासक ये जो बाबर थे, बाबर के पूर्वजों द्वारा अभी तक मिर्जा की उपाधि धारण की जाती, मिर्जा कहा जाता था। पहली बार बाबर ने सितंबर 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल लौटने के कुछ समय पश्चात ही उसे सूचना मिली कि ईरान यानी कि जो उस समय फारस का साम्राज्य था, ईरान के शासक शाह इस्माइल ने है वो शेबानी खां उज़्बेक को पराजित कर दिया है। और जब उसे शेबानी खां उज़्बेक के शाह इस्माइल के हाथों पराजित होने की सूचना मिली तो वह काबुल से समरकंद पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे सूचना मिली कि शाह इस्माइल के साथ संघर्ष में शेबानी खां उज़्बेक मारा गया, परंतु शेबानी खां उज़्बेक के मारे जाने के बाद भी उसके सेनापतियों ने जो संघर्ष है वो जारी रखा है। जब शाह इस्माइल को बाबर के समरकंद की ओर प्रस्थान की सूचना मिली तो शाह इस्माइल ने भी बाबर की सहायता के लिए एक सेना भेजी और बाबर ने उसकी सहायता स्वीकार कर एक प्रकार से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर ने शाह इस्माइल की सेना की सहायता से अक्टूबर 1511 ईस्वी में मध्य एशिया स्थित समरकंद पर वो तीसरी बार अधिकार कर लिया, परंतु इस बार वह समरकंद का स्वतंत्र शासक न होकर ईरान के शासक शाह इस्माइल का एक सामंत मात्र था और शाह इस्माइल के साथ समझौता करते समय उसे कुछ शिया परंपराओं का अनुसरण करने का आश्वासन भी देना पड़ा। जब बाबर शिया टोपी के साथ समरकंद में दाखिल हुआ तो वहां की समरकंद की जो सुन्नी जनता थी वो बाबर से अत्यधिक नाराज हुई और इसका परिणाम यह निकला कि शीघ्र ही
समरकंद के लोगों में बाबर के प्रति रोष उत्पन्न हो गया और इस स्थिति का लाभ उठाकर 13 नवंबर 1512 ईस्वी को उज़्बेकों के नेता उबैदुल्ला खान ने बाबर पर है वो आक्रमण करके उसे पुनः समरकंद से खदेड़ दिया। उबैदुल्ला खान द्वारा खदेड़े जाने के पश्चात बाबर को पुनः समरकंद पर और फरगना जो कि उसका पैतृक राज्य था उस पर पुनः अधिकार करने की कोई आशा नहीं रही। उसे पुनः काबुल लौटना पड़ा, परंतु बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और वह केवल काबुल के राज्य से ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं था। अतः 1512 ईस्वी में समरकंद से खदेड़े जाने के पश्चात उसने मध्य एशिया के स्थान पर हिंदुस्तान पर है हुआ आक्रमण हिंदुस्तान की ओर अपने राज्य विस्तार करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, जिसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में भी किया है। अगला जो वीडियो है उसमें हम बाबर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसकी स्वयं की आत्मकथा बाबरनामा जो कि उसके द्वारा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई थी, सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।